नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे G7 शिखर सम्मेलन की, आतंकवाद सहित विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश की और वैश्विक नेताओं के साथ उनकी उच्च स्तरीय बैठकों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में आतंकवाद का मुद्दा उठाया और वैश्विक नेताओं के समक्ष आतंकवाद को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। G7 सम्मेलन के आउटरीच सत्र में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने वैश्विक दक्षिण की चिंताओं और प्राथमिकताओं पर भी ध्यान देने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित वैश्विक नेताओं ने इस सम्मेलन के दौरान AI, ऊर्जा, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, पर्यावरण जैसे कई आर्थिक और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अलग से वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की वार्ता की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर हुई बातचीत खासी महत्वपूर्ण मानी जा रही। दोनों नेताओं की इस बातचीत को एक महत्वपूर्ण संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G7 शिखर सम्मेलन में लगातार छठी भागीदारी रही। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस और क्रोएशिया देशों की यात्रा की। G7 शिखर सम्मेलन में उठाए गए मुद्दों और कनाडा, साइप्रस और क्रोएशिया देशों की यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है, क्या संदेश है, मुद्दा आपका में इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पूर्व राजदूत SR तायल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तायल जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर श्रीराम चौलिया जी से, जो डीन है जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के। आपका भी स्वागत है श्रीराम जी संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत तायल जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि मुद्दा G7 शिखर सम्मेलन का है और भारत की भूमिका को देखते हुए आप इस शिखर सम्मेलन के संदेशों को क्या मानते हैं, क्या मायने हैं इसके, क्या संदेश है इसका? देखिए, पहले अगर G7 का संदर्भ देखें तो ये 50 साल हो गए हैं G7 को बने हुए, और उन्होंने पिछले 50 साल में जो सबसे विश्व के सबसे रिच, सबसे अमीर देश है, उनका ये एक क्लब कह लीजिए या ग्रुप है जो दुनिया के मुद्दों के बारे में सोचता है। जी। और एक तो भारत की तरफ से मैं समझता हूँ कि पिछले 6-7 साल से जिस तरह से प्रधानमंत्री का हर साल उसमें सहयोग, भागीदारी रही है, उसमें कहीं ना कहीं भारत को अपने मुद्दों का, अपनी आवाज को रखने का भी एक मंच मिलता है। और ग्लोबल साउथ की भी बात पिछले 2-3 साल से और उससे पहले भी हमने, जैसे G20 की जो जी। हमने प्रेसिडेंट थी उसके बाद, तो जब भी भारत बात करता है इस तरह के मंचों पर, G7 हो, तो एक ग्लोबल साउथ की भी बात करता है। तो इसको 2-3 तरह से देखे। मैं एक बात ये और कहना चाहूंगा कि ये जो मीटिंग कनाडा में हुई, ये एक बहुत ही मुश्किल संदर्भ में हुई है। जी। G7 में खुद अंदर कोई कोहिजन नहीं रहा है, और एक ट्रांस अटलांटिक अलायंस जो पिछले 50 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जो चल रही थी, अमेरिका और यूरोप के बड़े देश और जापान की, उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रपति ट्रम्प की नीतियों के अनुसार के कारण कोई कुछ दरार आ गई है। तो इस बार ग्रुप ऑफ 7 की जो ये मीटिंग है, उसमें मुद्दे उनके अपने भी थे, वैश्विक भी थे, क्योंकि यूक्रेन की वॉर चल रही है, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध शुरू हो गया है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो रुख है, दुनिया की जो भी समस्याएं हैं उनके प्रति, जी। वो अपना एक यूनिक एक उनका रुख है। और वो G7 के अन्य सदस्यों के साथ भी मेल नहीं खाता, और भारत के साथ भी कहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता। उस संदर्भ में जैसा आपने कहा, वो जो एक क्योंकि वो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अपना वहाँ जो स्टे था उसको छोटा कर दिया, और वो बिना सब नेताओं से मिले ही वापस वॉशिंगटन लौट गए। पर उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री का उनसे फोन पे जी। वार्तालाप भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कई मामलों में मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री और भारतीय कनाडा संबंधों के संदर्भ में, उसमें हम बात आगे अवश्य चर्चा करेंगे। तो कई मानों में ये एक बहुत महत्वपूर्ण
विजिट रही प्रधानमंत्री की, और मैं समझता हूँ कि भारत के हितों का, भारत के नेशनल इंटरेस्ट का इसको और आगे प्रधानमंत्री ने किया। जी, जाहिर सी बात है आतंकवाद को लेकर और डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बातचीत रही है वो खासी महत्वपूर्ण रही है। उन मुद्दों पर भी बात मैं करूंगा, लेकिन जो G7 शिखर सम्मेलन है उसमें 5 देशों से ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी भारत की है। अगर आर्थिक पहलुओं से मैं बात करूं श्रीराम चौलिया जी, तो आप इस शिखर सम्मेलन को कैसे देखते हैं? खासतौर से भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस लिहाज से कैसे देखते हैं इसको? मनोज जी, न्योता हमें इसलिए दोबारा दिया गया। ये कनाडा के जो नए प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी, उन्होंने साफ कहा भी है कि भारत को दरकिनार किया ही नहीं जा सकता है। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है जो तेज प्रगति कर रही है, और मेजबान कनाडा खुद चाह रहा है कि अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत शुरू हो जाए भारत के साथ। तो उस नजरिए से सभी जो G7 के मेंबर्स हैं वो जानते हैं कि जितने जो इनवाइटेड, जो कहते हैं ना कि जो अतिथि के तौर पर बुलाए गए उन देशों में सबसे महत्वपूर्ण देश भारत ही है। जी, कोई संदेह ही नहीं है। अफ्रीका से भी बुलाते हैं, ये लैटिन अमेरिका से भी बुलाते हैं, कुछ प्रमुख देशों को बुलाते हैं, लेकिन उन सब के अंदर भारत की अहमियत सबसे ज्यादा है और वो बढ़ती जा रही है। और वो हमने पूरा उसका प्रदर्शन भी देखा। आपने दर्शकों ने भी जो फुटेज देखी होगी कि किस सहजता के साथ सारी जो G7 के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो सभी मोदी जी से मिलने के लिए बड़े आतुर थे, उनसे बात करने के लिए उत्सुक थे। और उनके साथ जो दोस्ताना जो व्यवहार था वो साफ नजर आ रहा था। और कुछ बड़े सेंसिटिव मुद्दों पर भी काफी चर्चे हुए हैं, जैसे आपने भी बताया। और इन सबसे जाहिर है कि वहां पे हमने जो वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ के तौर पर जो वैश्विक दक्षिण जो हम कहते हैं, उनके सभी मुद्दों को भी हमने मंच पर रखा। G20 की जो हमारी अध्यक्षता थी, प्रधानमंत्री जी ने एक जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। वहां के जो नतीजे थे उनको हम अभी G7 के अंदर भी अमल में अमली जामा पहनाने के प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार देखिए, हमारी हैसियत बहुत ऊंची है और भी ऊंची होती जा रही है। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि G7 में भारत को सदस्यता भी मिल जानी चाहिए, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है और बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन एक ही समस्या यह है कि ये अमीर देशों का समूह है, जी। जिसमें जो पर कैपिटा इनकम जो कहते हैं, जो राष्ट्रीय आय से भी ज्यादा जो पर कैपिटा इनकम, उसमें अभी हम पीछे हैं उन अमीर देशों के मुकाबले। लेकिन विकसित भारत का सपना आगे है। तो मैं समझता हूँ एक दिन दूर नहीं जब हम G7 के भी सदस्य, पूर्ण सदस्य भी बनाए जा सकते हैं। जी, बिल्कुल श्रीराम चौलिया जी, कई महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कही हैं इस शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात आतंकवाद को लेकर प्रधानमंत्री जी ने कही। तायल साहब, मैं आपसे समझना चाहूँगा इस मुद्दे को, क्योंकि दुनिया के आर्थिक दृष्टि से संपन्न देशों का ये समूह है G7, और इसमें भारत के प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को लेकर दो टूक बात कही है। पहलगाम का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने आतंकी हमले को मानवता के खिलाफ बताया, और प्रधानमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि आतंकवाद पर दोहरा रवैया ठीक नहीं है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री जी को आज दुनिया को यह बताना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के मुद्दे को बहुत ही फर्मली, बहुत स्ट्रांगली G7 के मंच पर रखा, और उन्होंने एक बहुत बड़ा और वाक्य कहा कि जो भी देश टेररिज्म की मदद करते हैं, दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। जैसा कि हमारा पहलगांव के बाद की जो घटना हुई, जो दर्दनाक घटना हुई, उसके बाद और उसके बाद जो भी भारत ने कार्रवाई की ऑपरेशन सिंदूर में, ये कहीं ना कहीं देखा गया कि जो देश हमेशा आतंकवाद के खिलाफ कहते हैं कि हम खड़े हुए हैं और आतंकवाद के हम विरोध करते हैं, पर भारत ने जब आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की और उनके जो गढ़ हैं, उनके जो सरगना हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की, तो कहीं ना कहीं उन्होंने उसको भारत पाकिस्तान की के कन्फ्लिक्ट के नज़रिए से देखा, और भारत का आतंकवाद के ऊपर ये हमला है उस नज़रिए से नहीं देखा। तो मैं समझता हूँ कि इसीलिए सर्वदलीय डेलीगेशन भी प्रधानमंत्री जी ने 30 देशों में भेजा था, 5-6 ग्रुप गए थे। तो G7, मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री की शायद वहाँ जितने 10, 8-10 नेताओं से
द्विपक्षीय वार्तालाप भी हुआ, उसके बाद उनका ये वक्तव्य भी था। उसमें आतंकवाद का मुद्दा उन्होंने बहुत ही प्रबलता से और समझ G7 के मंच पर रखा और सबको बताया कि आतंकवाद का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। आतंकवाद का गढ़ पाकिस्तान है और कहीं भी अगर आतंकवाद की कोई घटना होती है तो वो कहाँ से शुरू होती है, क्या उसको कहाँ से उसको समर्थन मिलता है, उन देशों को भी कुछ उनकी जवाबदेही होनी चाहिए और उनको अकाउंटेबल रखना चाहिए। ये इतना डिटेल में तो प्रधानमंत्री स्वयं तो नहीं जाएंगे, पर इसके बाद जो फॉलो अप होगा उसमें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ये सब देश सदस्य हैं और वहाँ भारत का ये एक चेष्टा है, एक प्रयास है, एक प्रयत्न है कि पाकिस्तान को फिर से FATF में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो UN सिक्योरिटी काउंसिल की है उसमें फिर से ग्रे लिस्ट में डाला जाए और उसमें हमें इन देशों के सहयोग की अपेक्षा रहेगी। जी बिल्कुल। शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी ने केवल आतंकवाद का मुद्दा ही नहीं उठाया है, बल्कि सीधे सीधे सवाल दुनिया के आर्थिक दृष्टि से संपन्न देशों के जो राष्ट्र के प्रमुख हैं उनके सामने रखे हैं। मसलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक सवाल किया, क्या आतंकवाद को लेकर हम गंभीर हैं या नहीं? क्या हमें आतंकवाद का मतलब सिर्फ तब समझ आएगा जब हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक देगा? क्या आतंकवाद फैलाने वालों को और आतंकवाद से पीड़ित को एक ही तराजू में रखा जाएगा? क्या वैश्विक संस्थान एक मजाक बनकर रह जाएंगे? आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। श्री राम चौलिया जी, ये प्रधानमंत्री जी ने सवाल, जिस तरह के सवाल प्रधानमंत्री जी ने आतंकवाद को लेकर दुनिया के देशों के सामने रखे हैं, आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? मनोज जी, इसमें मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी उसका जिक्र कर रहे हैं सिलसिले का जिसमें पहलगाम के बाद जी जबकि हमने बहुत पुख्ता सबूत पेश किए थे इन सभी देशों के, उसके बावजूद अमेरिका सहित सभीयों ने IMF में पाकिस्तान को नया कर्ज दिलवा दिया। जी तो ये बात हमें खली थी तब, और मेरे ख्याल से उसी का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पता नहीं कौन सी बात पर किसी भी देश पर आर्थिक प्रतिबंध डाल दिए जाते हैं, लेकिन जो आतंकवाद के जो सरगना है उन पर कोई नकेल नहीं कसा जा रहा है। तो मेरे ख्याल से एक प्रेशर जो हम एक दबाव बनाए रखना चाह रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने प्रेसिडेंट ट्रंप से यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, और यही संदेश सभी वहां पे उपस्थित सभी नेताओं को बताया गया। तो इसका मतलब यही है कि हम अपने लिए एक परिप्रेक्ष्य तैयार कर रहे हैं जिसमें, और एक और बात उन्होंने खासकर कही कि आतंकवाद केवल आतंकवाद नहीं, वो एक प्रकार का युद्ध है और युद्ध से हम निपटने के लिए हम युद्ध का ही प्रयोग करेंगे। यानी कि हम कह रहे हैं कि आप लोग किसी भी देश पर हमले करवाते हैं, आपके जो मित्र राष्ट्र हैं वो कहीं पर भी हमले करते हैं और आप कहते हैं कि ये जायज हैं, लेकिन जब हम कहते हैं तो कहते हैं कि नहीं नहीं आप रुक जाइए, ये परमाणु ये इसकी वजह से न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से कुछ हद तक हम चिंतित हैं इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ऑपरेशन सिंदूर के समय जो बर्ताव उन्होंने दिखाया, लेकिन उसके बावजूद हम सबका सहयोग भी ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सभीयों के साथ हमारा तनाव है, सभीयों के साथ हमारे बड़े दृढ़ सामरिक साझेदारियां भी हैं इन सभी देशों के साथ G7 के, और मेरे ख्याल से वो भी आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम ये भी एक साफ बता रहे हैं कि आगे हमें कार्रवाई करनी होगी, करनी पड़ सकती है, आप लोगों का सहयोग चाहिए और आप इसीलिए दोहरे मापदंड मत दिखाइए। तो मेरे ख्याल से उन्होंने समझा दिया है कि पाकिस्तान बाज आने वाला नहीं है और वो बार बार इस तरह के कोई ना कोई कुकृत्य करेगा, और इसीलिए पहले से ही वो एक तरह से तैयार कर रहे हैं सभीयों को कि आप ये मत समझिए कि हमारा मिशन खत्म हो गया, हम आगे भी करते रहेंगे। तो उस हिसाब से मैं कहूंगा कि ये एक सक्सेस है, क्योंकि G7 के जो जितने नेता हैं वहां पर वो सुन रहे थे गौर से और किसी ने आपत्ति नहीं जताई जो हमने बात कही है। तो मैं समझता हूँ कि वो समझ रहे हैं हमारी जो मजबूरियां हैं, और आगे जाकर अगर ऑपरेशन सिंदूर का फेज 2 फेज 3 अगर निकलता है तो आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तालियां तो नहीं बजाएगी, लेकिन कम से कम हमें रोकने वाला काम नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से दुनिया के जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न देश हैं उनके सामने सवाल खड़ा किया है कि आतंकवाद का मुद्दा
किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरे विश्व का है। विश्व के लिए आतंकवाद एक चुनौती है, मानवता के लिए चुनौती है। लेकिन एसआर तायल साहब, सबसे महत्वपूर्ण जो बातचीत हुई जिस पे पूरी दुनिया की निगाहें लगी थी, भारत और अमेरिका के लोगों की निगाहें लगी थी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो फोन पर वार्ता हुई है करीब 35 मिनट की, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उम्मीद पहले तो ये थी कि वहाँ शायद फेस टू फेस बात होगी, पर राष्ट्रपति ट्रम्प जल्दी लौट गए तो वो नहीं हो पाया। पर ये जो 30 मिनट की वार्तालाप 35 मिनट का हुआ है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रम्प के बीच में, इसमें जो सबसे अहम मुद्दा मैं समझता हूँ कि जो हमारी तरफ से कहा गया बड़ा क्लियरली, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रम्प को कहा कि जहाँ तक कश्मीर का मसला है, वहाँ हम किसी भी तीसरे देश का या व्यक्ति का कोई मध्यस्थता उसमें नहीं चाहते हैं। और उसमें राष्ट्रपति ट्रम्प के कई बयान आए थे और हमारी तरफ से भी कई बार उसको स्पष्ट किया गया था, नेशनल हमारे स्पोक्समैन की तरफ से, और हमारे विदेश मंत्री ने भी क्लियरली कहा। पर कहीं ना कहीं ये एक दुनिया में कुछ एक इस तरह का सोच था कि शायद राष्ट्रपति ट्रम्प ने कुछ मध्यस्थता की बात की है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जहाँ तक कश्मीर का मसले का सवाल है। तो उस पर बड़ा क्लियरली हमारे प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रम्प को कहा कि जहाँ तक कश्मीर का सवाल है, उसमें कोई मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। पर और तो किसी भी देश को हम नहीं चाहते कि कोई बीच में आए, हम पाकिस्तान के साथ स्वयं ही बातचीत करेंगे जैसे भी करेंगे। पर उसमें आगे और जो भी बातें हुई हैं कि जहाँ तक आतंकवाद का सवाल है, या जिस तरह से दुनिया में और टेंशन बढ़ रहे हैं, और इसराइल, ईरान, यूक्रेन, तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री ने फिर यही कहा होगा कि ये इज नॉट एन इरा ऑफ वॉर, कि युद्ध से कोई समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। अब ये समाचार आ रहा है कि शायद अमेरिका स्वयं खुद ईरान में इसराइल के साथ कोई एक्शन ले सकता है, तो उससे तो समस्या बहुत बढ़ सकती है। और पूरा वेस्ट एशिया बिल्कुल आग से जलने लगेगा। और जो भारत के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है कि अगर ईरान उसमें रिटेलिएट करता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कुछ वो अगर किसी तरह जो ऑयल टैंकर्स हैं बड़े बड़े, कुछ उनको ध्वस्त कर देता है, तो उससे भारत के लिए और पूरे एशिया के लिए, जो कि गल्फ देशों की सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कतर, उन सब से गैस और कच्चे तेल पर निर्भर हैं, तो उसके लिए बहुत बड़ा समस्या सामने आ सकती है। तो समस्याएं बहुत हैं दुनिया के सामने, और प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ वार्तालाप में कुछ इस तरह का रास्ता उनको सुझाया होगा कि एस्केलेशन ना हो। जिस जी तरह से कि यूरोपियन ये G7 का भी जो वक्तव्य आया है, उसमें कहा गया है कि भाई एस्केलेशन ना हो, और किसी तरह ये समस्या खूब यहीं सीमित रहे जहां अभी है। जी बिल्कुल। श्रीराम चौलिया जी, अगर बात अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो फोन पर बातचीत हुई है 35 मिनट की, उसकी बात मैं करूं तो दो मुद्दे मुझे साफ तौर पर स्पष्ट नजर आते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप जी को कि पहला मुद्दा यह कि भारत ने पाकिस्तान के साथ मुद्दों पर मध्यस्थता को कभी स्वीकार नहीं किया है और ना कभी स्वीकार करेगा। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर जिस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रही थी, उसको भी एक प्रकार से उस पर भी विराम लगा दिया है। इसमें अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी। साफ साफ प्रधानमंत्री जी ने संदेश और संकेत कर दिया है। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? जी, बड़ा दो टूक उन्होंने समझाया है, क्योंकि जैसे सभी जानते हैं ट्रंप बार बार एक एक तरह से जो श्रेय ले रहे थे कि उनके मध्यस्थता के कारण ही भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े युद्ध को पे रोक लग गई। तो और वो इसे व्यापार के साथ भी जोड़ रहे थे और बार बार कह रहे थे कि अमेरिका दोनों देशों के साथ व्यापार करना चाहता है और इसीलिए मैंने समझा बुझा दिया दोनों को कि वो अब हथियार डाल दें। तो इस प्रकार के जो बयान हैं ये हमें बिल्कुल उटपटांग लगे, और इसीलिए ये फेस टू फेस आमने सामने तो हो नहीं पाया G7 में, लेकिन इसलिए फोन पर बातचीत में प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा कि इस तरह की आप एक प्रकार से उन्होंने ये कहा कि आप जो कह रहे हैं
वो बेबुनियाद हैं। और असलियत ये है कि पाकिस्तानी खुद ही घबरा गए थे जिस प्रकार हमारे हमले हो रहे थे लगातार उनके बेसिस पर, और तभी उन्होंने ये विराम मांगा। तो एक तरह से उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो पहला टर्म था 2017 से 20, जी। तब भी इस प्रकार की कम से कम 5-6 दफे उन्होंने कहा था कि अगर दोनों देश चाहें तो मैं मध्यस्थता करूंगा कश्मीर के ऊपर। इस प्रकार की उन्होंने कई बार इस प्रकार के वक्तव्य दिए जी। हैं पहले। और मुझे याद है तब भी प्रधानमंत्री जी ने एक अहम बैठक में प्रेसिडेंट ट्रम्प को तब भी समझाया था कि देखिए ये हमारा मामला, ये आतंकवाद का मामला। उसके बाद ट्रम्प उस पर आश्वस्त हो गए और उन्होंने कहा कि द प्राइम मिनिस्टर विल हैंडल दिस मैटर। क्योंकि पत्रकारों ने पूछा कि कश्मीर पे आप क्या करना चाहते हैं, आपका इरादा क्या है, फाइनली उन्होंने कहा कि मोदी हैज इट अंडर कंट्रोल। तो इस बार भी वही होने वाला है। ट्रम्प एक जैसे स्क्रिप्ट होती है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक स्क्रिप्ट के बेसिस पर बोलते हैं बड़े बड़े जो, लेकिन ट्रम्प जो है वो बड़ी अनऑर्थोडॉक्स है, वो उनका अपना स्टाइल होता है। वो एक पॉलिटिशियन ज्यादा, वो स्टेट्समैन नहीं है। जी। तो इस हिसाब से वो इस प्रकार के शायद कभी कभार कमेंट और उनकी तरफ से आ सकते हैं। लेकिन हमने ये आश्वस्त कर लिया है अपने लिए कि अमेरिका की तरफ से कोई प्रेशर या दबाव या इस प्रकार का कोई ऑफर नहीं आने वाला है। और अगर आता भी है तो हम खारिज करेंगे। तो इस प्रकार से एक हमने, हालांकि हमारी मित्रता और साझेदारी अमेरिका के साथ बहुत ही मजबूत है, जी। इन विषयों पर हमने बताया कि ये संवेदनशील हैं, आप लाल लकीर को पार न करें। जी। जाहिर सी बात है तायल साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कूटनीतिक नजरिए से कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने 35 मिनट संवाद फोन पर दोनों नेताओं के बीच हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, और इसमें एक तरह से साफ साफ तौर पे प्रधानमंत्री जी ने साफ संकेत दे दिया कि सीज फायर के मामले में भी ना तो अमेरिका की कोई भूमिका थी, ना डोनाल्ड ट्रंप की कोई भूमिका थी, और मध्यस्थता का तो सवाल ही नहीं उठता है। दो टूक शब्दों में प्रधानमंत्री जी ने संदेश दे दिया है अमेरिका को भी और विश्व को भी। इसको आप कैसे देखते हैं? जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि कुछ जिस तरह के बयान बार बार राष्ट्रपति ट्रम्प के आ रहे थे, तो दुनिया कुछ ये सोच रही थी कि शायद राष्ट्रपति ट्रम्प ने कुछ दोनों देशों के बीच में सीज फायर पर भी कुछ एक रोल प्ले किया, और उन्होंने व्यापार की भी बात की थी। तो प्रधानमंत्री ने भी कहा, और उसके बाद हमारे जो विदेश सचिव का जो बयान आया उसमें भी बड़ा क्लियरली उसमें कह दिया गया कि जो भी वार्तालाप राष्ट्रपति ट्रम्प से तो डायरेक्टली नहीं हुआ, पर उपराष्ट्रपति वांस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का जिससे भी हुआ भारत में, उसमें व्यापार का कोई जिक्र कभी हुआ ही नहीं। ये बिल्कुल दो टूक और बड़े क्लियरली उनको बता दिया गया है। और जैसा कि डॉक्टर चौलिया ने कहा कि वो देखिए, सब नेता एक टॉकिंग पॉइंट्स होते हैं और उनके अनुसार बात करते हैं। हम लोगों ने सब जो जिस तरह से देखा है कि कोई वार्ता पर राष्ट्रपति ट्रम्प को आपने देखा होगा कि कहीं भी बोलते हैं तो कोई कागज उनके सामने नहीं होता है, जी। और जो उनके मन में आता है वो बोल देते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर वो फिर कुछ कहते हैं तो हमें उसको डायरेक्टली, अब क्योंकि प्रधानमंत्री ने डायरेक्टली उनको कह दिया है, तो और किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और वर्किंग लेवल्स पे, जैसे कि हमारे विदेश मंत्री, हमारे विदेश सचिव, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये सब अमेरिका के हर लेवल पर बहुत उनके घनिष्ठ संबंध हैं, बहुत डायलॉग होता है, बहुत ही अच्छे मधुर संबंध हैं। तो उन सबको बता दिया जाएगा कि भाई ये इस दिशा में आप राष्ट्रपति को फिर कहिए, अपने राष्ट्रपति ट्रम्प को, कि इस दिशा में आगे नहीं बहुत, क्योंकि यहाँ हमारे लिए एक लाल लाइन है, एक रेड लाइन है। जी। तो मैं समझता हूँ कि ये चैप्टर, ये अध्याय अब यहाँ की अमेरिका का कोई रोल बड़ा डायरेक्ट रहा सीज फायर में, या वो कोई भविष्य में मध्यस्थता करेंगे कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये अध्याय मेरे ख्याल से अब समाप्त हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन से लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2-3 बात साफ कर दी हैं। एक, भारत आतंकवाद के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगा, जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलेगा। दूसरा, जम्मू कश्मीर सहित कोई भी मामला होगा उसमें पाकिस्तान के साथ कोई भी मुद्दा है उसमें किसी प्रकार की कोई मध्यस्थता उसे स्वीकार नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप को दो टूक बता दिया प्रधानमंत्री जी ने। और साथ ही साथ एक बात और स्पष्ट प्रधानमंत्री जी ने कर दी कि वैश्विक दक्षिण की जो चिंता और प्राथमिकताएं हैं
उस पर भी ध्यान देना होगा। श्रीराम चौलिया जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वैश्विक दक्षिण की चिंताओं का जिक्र किया है, प्राथमिकताओं का जिक्र किया है, वो क्या है? जी मनोज जी, उससे पहले मैं छोटा सा एक जी जोड़ना चाहूंगा पाकिस्तान के विषय पर। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि ईरान का जो संकट चल रहा है, इसराइल ईरान का, इसके माध्यम से अमेरिका से कुछ लाभ मिले उसे। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष ट्रंप से मिलने जा रहे हैं। तो इस प्रकार के जो खबरें हैं और इस प्रकार के जो घटनाक्रम है, जी उससे भी हम चिंतित हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इनको कटघरे में खड़ा किया जाए। क्योंकि ईरान के खिलाफ तो अमेरिका पूरी तरह मजबूती से इसराइल के पीछे खड़ा है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ हमारे पीछे नहीं खड़ा है। तो इसलिए मेरे ख्याल से इस पर भी हमने चिंताएं व्यक्त की होंगी कि पाकिस्तान से आप पहले भी मात खा चुके हैं, आप पहले भी धोखा खा चुके हैं, और दोबारा भी आप खा सकते हैं। और इसकी आई एम श्योर एक तरह से वार्निंग भी प्रधानमंत्री जी ने दी होगी। जी वैश्विक दक्षिण, जी हाँ, देखिए, सबकी निगाहें G7 पर आजकल इसलिए हैं क्योंकि उसकी जो प्रासंगिकता कम हो गई है जब से G20 शुरू हुआ है। लेकिन उसके बावजूद तो बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इन सब पर अभी भी इनका काफी बोलबाला है। एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जिसपे जापान का नेतृत्व है। तो कर्ज के मामले में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, चीन G7 का मेंबर नहीं है। देखिए, चीन भी बहुत बड़ा एक अर्थव्यवस्था है, विश्व में आज नंबर 2 पर है, लेकिन चीन इसके बाहर है। तो G7 में हमारी उपस्थिति और चीन की गैर उपस्थिति, ये भी हमारे लिए फायदेमंद है। हमने इंडो पैसिफिक के जो विषय हैं वहां पर, हिंद प्रशांत के विषय, उनको भी उठाया है। और जो विकासशील देश हैं, उनमें अगर प्रोजेक्ट्स करने हैं हमें, उनमें अगर चीन के लिए विकल्प पैदा करने, चीन के खिलाफ, कि आप अन्य एक और आपके लिए डेवलपमेंट मॉडल बन सकता है। जो G7 के पास राशि है, अभी भी निवेश की राशि है। तो तो पूरे जो विकासशील देश हैं, उसकी जो समस्याएं हैं, ऊर्जा की समस्या है, खेतीबाड़ी की समस्या है, इंडस्ट्री उद्योग की समस्याएं हैं, रोजगार की समस्याएं हैं, ये सभी, क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण, इन सभियों पर हमने ग्लोबल साउथ की जो इंटरेस्ट है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की है, ताकि G7 जो है वो ये ना समझे कि अब वैश्विक दक्षिण हमारे हमारे बस की बात नहीं है और चीन संभाल लेगा। इस प्रकार का कोई धारणा नहीं होनी चाहिए। भारत और अन्य जो डेमोक्रेटिक देश हैं, जी जो G7 में है, हम सबको मिलकर एक लोकतांत्रिक विकल्प, चीन का एक लोकतांत्रिक विकल्प पैदा करने की पूरे वैश्विक दक्षिण में। मेरे ख्याल से यही बड़ी रणनीति हमारी रहेगी। इनके साथ साझेदारी बनी रहे, हालांकि थोड़ी बहुत अनबन है इन अमीर देशों के साथ, लेकिन इनके साथ, विकसित देशों के साथ साझेदारी हमारी मजबूत होती रहे। जी बिल्कुल। एसर तायल साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, खासतौर से साइप्रस और क्रोएशिया की जो यात्रा प्रधानमंत्री जी की है, ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्या संदेश है इस यात्रा का? देखिए, साइप्रस का तो बहुत महत्व है, क्योंकि वो यूरोपियन काउंसिल का प्रेसिडेंट होगा 2026 में 6 महीने के लिए। दूसरा, मैं समझता हूँ कि भारत के संबंध तो बहुत ही मधुर रहे हैं हमेशा साइप्रस के साथ। जी आर्क बिशप बकारियोस के ज़माने से 1960 के दशक में हमेशा वो भारत के साथ खड़ा रहा है। और सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप, या जिस तरह से भी कहें, भारत और साइप्रस के बीच में बहुत अच्छी मित्रता है। दूसरा, इस समय का एक प्रासंगिक संदेश ये भी है कि टर्की ने साइप्रस का करीब करीब 1/3 हिस्सा अनधिकृत रूप से अपने कब्जे में किया हुआ है, और वहाँ एक गवर्नमेंट बना दी है। तो और जिस तरह से टर्की ने भारत के खिलाफ जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की मदद की, तो इस समय भारत और टर्की के रिश्तों के बीच में कुछ खटास है। और उस संदर्भ में भी एक बहुत ही मजबूत मैसेज साइप्रस को जाता है, और शायद टर्की को भी जाता है, कि भारत भी अब जो इस चीज को अपने रिश्तों में एक नजरिए में रखेगा, जिस तरह से टर्की ने भारत के खिलाफ जो भी कार्रवाई की है और सप्लाई ड्रोन वगैरह का किया है पाकिस्तान को। क्रोएशिया, देखिए, यूरोपियन यूनियन का वो मेंबर है, और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री का एक ये विदेश नीति में एक ये ऑब्जेक्टिव रहा है कि हर देश के साथ भारत के संबंध अच्छे हों, जी चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। और हमेशा उनका ये प्रयत्न रहा है कि जिन देशों में, जैसे क्रोएशिया पे तो कभी भारत के प्रधानमंत्री कभी गए ही नहीं, तो जिन देशों को जी भारत बिल्कुल।
बिल्कुल एहसान तायल साहब, मुझे रोकना पड़ेगा आपको क्योंकि समय की अपनी सीमा है, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो 5 दिवसीय ये यात्रा है उसके कई पहलू हैं, कई मुद्दे हैं। तायल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। प्रोफेसर डॉक्टर श्रीराम चौलिया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सनसेट टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।